द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तीन नई योजनाओं का उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब, पेयजल विभाग और खेल कला संस्कृति मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उपस्थित यहाँ हमारे मुख्य सचिव, विभाग के प्रधान सचिवगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज आपने देखा कि हम लोगों ने तीन योजनाओं का शुभारंभ किया है। एक नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल योजना। इसमें एक छोटा सा संशोधन है जो मैं अभी आपके बीच में कर देना चाहता हूं। ये पोटो हो खेल विकास योजना को हम वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना हम नाम देंगे। बहुत विस्तृत से हमारे विभागीय सचिव ने इस विषय को कहा है और पूरी इस योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतरना है इस विषय पर भी कहा है। मैं कुछ बातें संक्षिप्त में रखना चाह रहा हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। आज हमारे झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी आपदा, ऐसा संक्रमण एक बड़ी चुनौती लेके आता है और अभी हमें अपने सीमित संसाधनों से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराना है। हमें विभिन्न राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को भी लाना है और जो मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी आजीविका के लिए संसाधन भी हमें जुटाने हैं। आपको पता है कि 85% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और यहाँ का मुख्य रोजगार खेतों से ही जुड़ा है, मजदूरी से ही जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही आज के इस संक्रमण में लगभग उद्योगें बंद है। खोलने का लगातार प्रयास जारी है, लेकिन ये महामारी नए नए चेहरे लेकर देश के सामने आ रहा है। देश और राज्य मिलकर कई तरीके से इस संक्रमण से निजात पाने के रास्ते ढूंढ रहा है। ऐसे स्थिति पर लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए सरकार ने कुछ नए कार्य योजना तैयार की है
बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पेड़ का पट्टा भी दिया जाएगा। और ये पट्टा जीएम लैंड पर भी हो सकता है, जमीनों पर हो सकता है, व्यक्तिगत जमीन पर भी हो सकता है, और सरकारी जमीन पर भी लगे पेड़ों के लिए क्या उनका पट्टा दिया जा सकता है। आज हमारे बड़े बड़े सड़कें राज्यों में बने हैं, बन रहे हैं, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में। और आपको पता है कि इन सड़कों के लेफ्ट और राइट जो जमीनें होती हैं, उसमें कुछ हिस्से सड़क के ही अंतर्गत उन जमीनों को रखा जाता है। उन जमीनों में भी पेड़ लगाकर उन पेड़ का पट्टा गरीब परिवारों को दिया जाएगा, और उस पेड़ की रखरखाव करने के लिए भी उनको जिम्मा देते हुए उनको रोजगार दिया जाएगा। आज बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं के पास जो रोजगार नहीं होता है, जो उनको रोजगार कहीं नहीं मिल पाता है। आमतौर पर ये धारणा है कि बूढ़े बुजुर्गों को मिट्टी कटाई में नहीं कर पाते हैं तो उनको नहीं देते हैं लोग काम। तो ऐसे स्थिति पर वो उन फलदार वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा करना क्या है? दिन भर बैठे रहना है, कोई जानवर ना खा ले उस वृक्ष को, अगर पानी के अभाव है तो उसमें पानी देना है। इस तरीके के काम उन बुजुर्गों को, उन वृद्धाओं को, उन विधवाओं को दिया जाएगा। और 5 साल तक उस वृक्ष को, उन सभी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग भी सरकार करेगी। इसके लिए जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो जो एक आकलन है, तीन साल के अंदर से ही, 3 साल बीतते बीतते उस परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी भी प्रारंभ हो रही। ये हमें निश्चित रूप से अस्थायी स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सृजन करना है। इसके दिशा में हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया है, और इससे निश्चित रूप से ये जब राज्य में फलदार वृक्षों का जब एक लंबा सिलसिला लगने का प्रारंभ होगा, और जब फल आने लगेंगे तो इससे राज्य के अंदर एक नई साइकिल प्रारंभ करने की सरकार की योजना है, जिसको हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। इस योजना से आने वाला समय में राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भी एक बल मिलेगा, और वो एक आगे का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की हम तैयारी कर रहे हैं। फल तो तभी लगेगा ना जब हम वृक्ष लगाएंगे। जब फल देगा तो फल का प्रोक्योरमेंट भी होगा, उसके लिए बाजार स्थापित होंगे, और प्रोक्योरमेंट होने के बाद उन फलों का प्रोसेसिंग भी होगा। इसके लिए
फूड प्रोसेसिंग यूनिटें भी लगेंगी। तो ये एक सिर्फ पेड़ लगाओ और उसकी रक्षा करो, उसके माध्यम से सिर्फ उनको आय उपलब्ध कराना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है। इसके पीछे एक लंबी उद्देश्य है सरकार की, जो आपको आने वाला समय में राज्य के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की एक लकीर खींचने की एक हमारी प्रयास है, जिसके माध्यम से हम आज ये ऐसी कार्य योजनाओं को ले रहे हैं। आपको पता है राज्य में कुपोषण का भी एक बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर एक कहा जा सकता है राज्य के ऊपर कलंक है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत जल्द हम इस राज्य को कुपोषण से भी मुक्त कर सकते हैं। तो ये सरकार की सोच है। ये काफी आने वाला समय में राज्य के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली योजना है और इसको सिर्फ गांव के अंदर तक ही ना देखें, इसकी जो अब आप चेन देखेंगे तो इतनी लंबी इसके पीछे चेन है कि जिसको हम समय दर समय उस कड़ी को जोड़ने का काम करेंगे और राज्य को आगे विकास के पथ पर ले चलेंगे। दूसरी योजना वीर शहीद पोटो हो खेल योजना। मुझे लगता है कि यहां बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार मित्र हैं। पोटो कौन है ये लोग कम जानते हैं और आपको मालूम होगा कि ये राज ऐसे ही वीरों का राज रहा है और भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर जैसे शेख भिखारी जैसे लोगों का तो हम लोग आमतौर पर नाम जानते हैं, लेकिन इस राज्य में इतने वीर शहीद लोग हैं जिनका नाम स्मरण रखना भी कठिन है। इसी कड़ी में ये जो वीर लड़ाका हमारे पोटो हो के नेतृत्व में 1830 के दशक में तत्कालीन सिंहभूम में ये आदिवासी समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। इनके नेतृत्व में कई महान योद्धा जिनका नाम नारा हो है, मगुनी नायक है, तोपायो हो है, कोचे हो है, बरदान हो है, पांडुआ हो हैं, जाटो हो हैं, जोंको हो हैं, ऐसे कई वीर लोग हैं। आज 2 जनवरी को हम सेरेंसिया शहीद दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी को जगन्नाथपुर के सेरेंसिया में हमारे इस वीर पोटो हो को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी गई। आज कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इस राज्य का इतिहास के बारे में भी सिर्फ कागज कलम के माध्यम से नहीं, कई उत्साहवर्धक कार्यक्रमों के माध्यम से भी उनका इतिहास बताया जा सकता है। उनको अपने पीढ़ियों को, अपने पूर्वजों को पहचान रखने में मदद मिलेगी। इसके तहत हम लोगों ने पूरे राज्य में पंचायत स्तरों पर खेल के मैदान बनाने का निर्णय लिया है और आपको पता है इस राज्य में खेल की असीम संभावनाएं हैं। आज एक सीमित संसाधन में हमारे इस राज्य के कई छात्र छात्राएं देश दुनिया में अपना नाम कमा चुकी हैं।
लेकिन दुर्भाग्यवश राज अलग होने के बाद भी इन खिलाड़ियों के प्रति बहुत ज्यादा विचार नहीं हो पाया। और इस खेल के मैदान के पीछे भी एक लंबी हमारी सोच है। ये सिर्फ गांव में रोजगार देने ही तक हम सीमित इस योजना को भी नहीं रख रहे। इसके पीछे उसके पीछे आप देखेंगे तो इस कई कड़ियां आपको नजर आएंगी जो खेल की दिशा में ये राज्य आने वाला समय में पंजाब हरियाणा की तरह बल्कि उससे भी आगे जाने की क्षमता रखता है। आज हमारे इस राज्य में लड़कियों का भी एक जो खेल जगत में उनकी जो रुचि है वो किसी से छुपी नहीं है। आज चाहे तीरंदाजी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, और आज निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे लोग जो खेतों में प्रैक्टिस कर देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, आज उनको आने वाला समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखाने का हम लोगों ने पहला कड़ी ये प्रारंभ किया कि ग्रामीण स्तर तक में खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे। लगभग हमारे सभी प्रखंड स्तर में स्टेडियम हमारे पास लगभग हैं बने हुए। जिला स्तर में तो निश्चित रूप से हर जिला में खेल का स्टेडियम है और इन कड़ियों को हम पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला और जिला से राज्य तक जोड़ेंगे और राज्य से लेकर दुनिया तक इसको ले जाने का हमारा प्रयास है। आज खेल के मैदान के अभाव में हम खिलाड़ियों को खेल सामग्री, खेल संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते। आज बेहतर मैदान होगा, उनके पास वहाँ ये न्यूनतम जरूरत की चीजें हैं, वहाँ शौचालय की व्यवस्था, वहाँ चेंजिंग रूम की व्यवस्था आदि अगर हम उपलब्ध कराएं तो आज हमारे नौजवान इधर उधर भटकने को छोड़कर खेल के प्रति अपनी रुचि में हिस्सा लेंगे और हम आने वाला समय में इनके लिए एक नई व्यवस्था के तहत इनको खेल के रास्ते से देश के विकास की भूमिका में जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। और इसको लेकर आज हम लोगों ने ये वीर शहीद पोटो हो खेल योजना प्रारंभ किया है और आने वाले समय में जो हमारी सोच है कि खेल के माध्यम से अब आने वाला समय में नौकरियों में भी हम आरक्षण देने का काम खिलाड़ियों को देने का करेंगे। तीसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। योजनाएं तो बहुत चलती हैं, चेक डैम बनता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे डैम वगैरह बने, लेकिन आज आप देखेंगे कि आज इतने वर्षों से डैम बन रहे हैं, तालाबें खोदी जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ आज के दिन में भी राज्य सूखाग्रस्त से त्रस्त है। जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने आपको बताया कि हम लोगों को एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के पीछे भी हमने एक लंबी सोच रखी है। आज हम लोग का निश्चित रूप से इस जल संरक्षण के माध्यम से, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सारा पानी बह के नीचे चला जाता है। हमारा लक्ष्य है कि 1 एकड़ के खेत में बारिश के समय जल संरक्षण की क्षमता लगभग 5 लाख करोड़ लीटर में वृद्धि कराने की है। और इससे
निश्चित रूप से राज्य के अंदर जो भूमिगत जल है, जिसकी लगातार उसका उपयोग कर बोरिंग के माध्यम से उसमें कमी आती है, उन सबों में कमी आएगी, तालाबें नहीं सूखेंगी और जो बंजर भूमि है, हजारों एकड़ बंजर भूमि हमारे राज्य में है, उन सभी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। और ये अधिकतर आपको पता है कि गढ़वा, लातेहार, पलामू, ये इलाका लगभग ये हमेशा से पानी के अभाव में ये क्षेत्र रहे हैं और इन्हीं क्षेत्र से हमारे नीलांबर पीतांबर वीर पुरुष आया करते हैं। उधर से ही ये अपना संघर्ष लोगों ने जारी किया था, इसलिए हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि का योजना को नाम दिया है, ताकि आने वाले समय में पलामू, गढ़वा, लातेहार को पानी के अभाव से हम रोक पाए। अब राज्य सरकार इस तीनों योजना के माध्यम से आने वाला समय में लगभग 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होने की संभावना है। और राज्य के जो मजदूर होंगे हमारे, उनके खाते में लगभग जितने भी जो ये 25 करोड़ मानव दिवस सृजन होगा, उसमें 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान होने की संभावनाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अभिसरण करते हुए तीनों योजनाओं में अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इस संबंध में हमारे सभी विभागीय पदाधिकारी लोग इसको और विस्तृत रूप में इसका आकलन किया जा रहा है कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकेगा। इसलिए सभी यहाँ सहयोग पत्रकार मित्रों से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संबंधित सरकारी एवं अनुबंध कर्मियों से इन सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए अपील करता हूँ। संकट की इस घड़ी में हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग पूरी ईमानदारी से एवं तत्परता से इस काम को करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आपके मार्गदर्शन के लिए। मित्रों, ये समय भी ऐसा है कि अब ये एहसास हो रहा है कि वो विकास जिसमें हम अपने साथ रह रहे प्रकृति के अन्य सहचर जीवों का, वनस्पतियों का अगर विनाश की कीमत पे अपने विकास को ले जाएंगे तो शायद ये सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विस्तार से इस चीज को बताया है, सर मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। बड़े स्ट्रक्चर्स के हम लोग विरोधी कभी नहीं रहे, लेकिन सर आपने सही कहा कि अगर हम इन सीटू वाटर कंजर्वेशन करेंगे तो सिर्फ खेती के माध्यम से और खेती से जुड़े हुए और जो एनिमल हस्बेंड्री या हार्टिकल्चर या अन्य ऐसी जो एंसिलरी एक्टिविटी हैं, इसके माध्यम से ही हम अपने ग्रामीण बंधुओं को इतना रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये के लिए उनको अपना घर छोड़ करके बाहर न जाना पड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री द्वय को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं मुख्य सचिव महोदय,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, डॉक्टर शिवेंद्र जी जो शिल्पी हैं इस तरह के प्रोग्राम के लिए। जब भी हम लोग कभी हार्टिकल्चर और प्लांटेशन का प्रोग्राम करते हैं तो डॉक्टर साहब की हम जरूर सलाह लेते हैं सर। लगभग इस उम्र में भी इतनी विनम्रता के साथ जिस तरह फली डाली झुक जाती है, ये हर समय अपना योगदान देने को तत्पर रहते हैं। और सर ये जो योजना बनी है इसमें मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में कई सौ घंटे इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे दिया है, तो आपका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं यहाँ पे उनको भी विशेष धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। कुछ सवाल? सर जो रिलैक्सेशन आपके नई नई कारोबार की लॉकडाउन 3 में आखिर वजह क्या रही सर? हाँ, जो लॉकडाउन 3 में बहुत राज्यों ने रिलैक्सेशन दिया, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, लेकिन हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े? देखिए इस विषय पर बिल्कुल आपको याद होगा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा था शुरू से ही, जिस समय से हम लोग लॉकडाउन के अंदर आए थे, कि झारखंड की समस्याएं तब बढ़ेंगी जब हमारे प्रवासी मजदूर, प्रवासी छात्र छात्राएं लोग आएंगे। और चूंकि हमारे प्रवासी लोग राज्य के भीतर आना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और पहले मुझे पूरी उनकी सुरक्षा हेतु पहले उनको घर तक पहुंचाना है, उसके बाद इस विषय पर आगे विचार करेंगे। नहीं तो पता चला न हम छूट वाली जगह पर ही ध्यान दे पाए, न ही हम जो हमारे प्रवासी लोग हैं उन पर हम ध्यान दे पाए। इसलिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट कार्य योजना बनती है। इसके तहत हमने पहले अभी मजदूरों को सुरक्षित लाने का, सुरक्षित घर पहुंचाने का पहला हम लोगों ने निर्णय लिया है, और अभी उनके आने तक चीज़ें यथावत रहेंगी। आगे का निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। सर आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को खासतौर से निर्देश दिया है कि जो लोग इलाज के लिए जाते हैं उनका इलाज सही से होना चाहिए, दूसरी बीमारी और इस तरह। एक फोटो जर्नलिस्ट हैं प्रभात खबर के विनय कुमार, उनकी भाई कल वो पूरे दिन भर सदर हॉस्पिटल से लेकर रिम्स का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। बच्चे 2 पत्रकार के साथ ऐसा हुआ, 2 पत्रकारों के साथ अटकते रहे, लेकिन अंतिम में धर्म में ही बच्चा मर गया। इसकी जानकारी आज अखबारों के माध्यम से मुझे मिला, और निश्चित रूप से इस घटना के लिए मैं भी काफ़ी मर्माहत हूँ। और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये लापरवाही से हुई है या कोई और वजह है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेकर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई हम करेंगे। और पहले ही हम इस बात को कह रहे थे कि आज प्राइवेट संस्थानें तो अपनी दरवाजे बंद कर रखी हैं। आज जो हमारी लचर व्यवस्था है, जिस पर हमेशा उंगलियां उठती रही हैं, आज पूरा का पूरा लोड हमारे सरकारी संस्था पर ही पड़ी है। और आज ऐसे परिस्थिति में भी अगर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। इसको हमने संज्ञान में लिया है। सर फेयर की पेमेंट कौन कर रहा है? जो मजदूर आ रहे हैं बाहर से, उनके फेयर के पेमेंट्स कौन? रेलवे ने तो लिख दिया था कि मजदूर से ही कलेक्ट करने के लिए पेमेंट। देखिए, हमने किसी से मजदूरों से, छात्रों से
पैसे नहीं लेने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले से ही हमने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार किसी छात्रों से और किसी मजदूरों से कोई पैसा नहीं लेगी। और हमने आग्रह भी किया है, हमने पीयूष गोयल साहब से हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है 2 दिन पहले, और हमने उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि झारखंड प्रदेश से रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कम से कम आज इस संक्रमण के घड़ी में हम तो आर्थिक रूप से काफ़ी संघर्ष करते ही हैं। कम से कम इसमें मजदूरों को लाने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए, हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, ये हमने आग्रह किया था। लेकिन ना जाने क्या विचार है केंद्र सरकार का, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी अभी मुझे जो पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, रेलवे ने शायद 150 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दिया है, जो मुझे जानकारी है। अब क्या ये मजदूरों से लेकर के प्रधानमंत्री राहत कोष में ये पैसे जा रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। बिहार में वहाँ के सीएम ने ये किया है कि जो क्वारंटाइन होंगे, जो मजदूर 18 आ रहे हैं, 21 दिन के बाद जब वो घर लौटेंगे तो उनको 500 रुपया जो है सरकार की तरफ से, और जो भाड़ा लगा है वो भाड़ा उनको रिटर्न किया जाएगा। इस पर आप क्या चाहते हैं? तो चाहेंगे कि मजदूरों को नहीं लगे, मजदूरों को मिल जाए। आपको पता है जितने भी मजदूर हमारे आते हैं, जिनको हम जांच करके होम क्वारंटाइन भेजते हैं, उसको 20 दिन का अनाज हम का पैकेट बना करके देते हैं। इसकी जानकारी है? राजस्थान से लोग आ रहे हैं, उसमें जो मुझे आ रहे हैं, लेकिन जो बगल के जो है देश के, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उनके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि वो कैसे वापस आएंगे, उनके लिए अभी तक शुरुआत नहीं हुई। बिहार बगल के जो प्रदेश, देखिए, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में जो बहुत करीब हैं, दिन भर का आना जाना का समय जिसमें है, इसमें बसें जा रही हैं, बसों से लोगों को लाया जा रहा है। आने जाने के लिए लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी हम लोगों ने बना रखा है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं, और उनका लोकेशन भी हमारे पास है। और ये कार्य योजना हमारे पदाधिकारियों ने बना रखा है कि कहां पर कितनी बसें जानी हैं, कितनी बसें लोग हैं, और अभी वो कार्यक्रम कंटिन्यूअस है, और संख्या बढ़ेगी तो बसों का भी उसी तरीके से मूवमेंट होगा। नहीं तो पता चला कि कुछ इधर से छूट रहे हैं, कुछ उधर से छूट रहे हैं, और लोग आज लोगों में जो उनके पास सहन शक्ति है वो टूटता जा रहा है। और जो लोग, बल्कि सभी को लाने का हमारा लक्ष्य है, किसी कारणवश जगह नहीं होने की वजह से सीट में कोई नहीं पहुंच पाया तो उनके लिए दूसरी बस भी जाएगी। उतनी देर तक भी लोग अभी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस बात को बिल्कुल देश के पैमाने पे, राज्य के पैमाने पे आप लोग प्रसारित करें कि झारखंड सरकार हर वो मजदूर को लाने की लगातार प्रयास में है और कटिबद्ध है जो झारखंड आना चाहता है। इसके लिए संसाधनों का सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से उन तक हमारी व्यवस्था पहुंचेगी और उनको लाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।